इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कैफेटेरिया के डाइनिंग एरिया में। स्याओनिंग स्यूलाई के पास गया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। स्यूलाई ने हैरान होकर पूछा, क्या है? स्याओनिंग के गाल लाल हो गए और वह हकलाने और शर्माने लगी और कहा, तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि यह क्या है? निराश होकर उसने फिर गुस्से में कहा, कुछ नहीं, बस अपना खाना खाओ। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारा गला घुटेगा। शिवलाई ने बिना डिस्ट्रैक्ट हुए श्याओनिंग को भी खाने के लिए कहा और फिर अपने खाने और नोट्स की ओर मुड़ गई। श्याओनिंग बैठ गई। उसे अपनी किताबों पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए देखने लगी और उसकी ओर अटेंशन नहीं दे रही। उसने सोचा कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। मैं यहाँ 3 मिनट से बैठी हूँ और वह केवल खाना खाने और अपनी नोटबुक को देखने पर केंद्रित है। वह वास्तव में मुझसे एक शब्द भी कहने से खुद को रोक रहा है। अचानक स्यूलाई ने कुछ नोटिस किया और ऊपर देखा। शाओनिंग ने सोचा कि क्या वह अब फटने वाला है और मुझसे बात करने वाला है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसे ईगरली नहीं देख रहा था। उसने आश्चर्य हुआ कि वह किसे देख रहा था। जैसे ही वह मुड़ा, उसने ब्लॉन्ड हेयर वाली एक लड़की को देखा, किसका नाम जोंग शुएली है। शाओनिंग ने सोचा कि वह किसी और के लिए गिर रहा है। जोंग शुएली हर दिन अट्रैक्टिव कपड़े पहनती है और उसका फैमिली वास्तव में रिच है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें उस तरह की वुमन पसंद नहीं है। शाओनिंग ने रिडिक्यूल किया, एक मेंढक हंस का मांस खाने का सपना नहीं देख सकता। क्या तुम जानते भी हो कि जोंग जुएली किस तरह का पर्सन है? शिवलाई, तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में एक रिच फैमिली में पैदा होना, अगर तुम उसके जैसे किसी का पीछा करना चाहते हो। शिवलाई ने शांति से जवाब दिया, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन मुझे तुमको यह समझाने की जरूरत नहीं है। उसने अपना भोजन समाप्त किया और शाओनिंग से कहा, तुम जो चाहें कर सकती हैं, मैं जा रहा हूं। शाओनिंग उसके जवाब से शॉक्ड रह गई और उसने पलटकर कहा, ज्यादा मत बनो। शाओनिंग को समझ में नहीं आया कि स्यूलाई जोंग सुएली को इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि वह उसे पसंद करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन का जो याद था, प्रोफेसर गुओ का लाइफ, जोंग सुएली की कॉन्स्पिरेसीज के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसने न केवल उसका करियर बर्बाद कर दिया, बल्कि उसने सेकंड जनरेशन के अमीर बच्चे के रूप में अपने वेल्थ और पावर का यूज सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए और मीडिया को रिश्वत देने के लिए किए और प्रोफेसर गुओ को एक कोने में धकेलने के लिए किया। यहां तक कि उसकी वाइफ और बच्चे का जीवन भी अफेक्ट हुआ। उन्हें ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया, स्कूल में काम पर उनका जज किया गया और अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए पब्लिकली शर्मिंदा किया गया। प्रोफेसर गुओ ने मीडिया से विनती करते हुए कहा कि अपने पूरे जीवन में वे अपनी वाइफ के प्रति लॉयल रहे, अपने स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने बेटे के प्रति डेडिकेटेड और अपने काम में हार्ड वर्किंग रहे, हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को कायम रखा। फिर भी वे डिस्ट्रक्टिव रूमर्स का टारगेट बन गए जो जुंगाल में आग की तरह फैल गईं। प्रोफेसर गुओ अपना नाम साफ करने में अनेबल थे। उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए मौत को चुना और उम्मीद की कि उन्हें एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में याद किया जाएगा। अपने लास्ट वर्ड्स में उन्होंने अनाउंस की कि उन्होंने कभी किसी स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती या सेक्सुअल हरास नहीं किया। उन्हें जीवन में किसी दर्द के अलावा कोई रिग्रेट नहीं है। जो उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चे को दिया था, उन लास्ट वर्ड्स को कहने के बाद वह सबके सामने कॉलेज की बिल्डिंग से कूद गया। जब सुलाई घटनास्थल पर पहुंची तो उसने केवल एक गिरते हुए शरीर का सैड सीन देखा। उसने जो हार्ट ब्रेकिंग अनुभव किया वह इनडिस्क्राइबेबल था। प्रोफेसर की वाइफ और बच्चे ने भी सब कुछ देखा और उनका दिल टूट गया। वह उस नुकसान को सहन करने में असमर्थ। प्रोफेसर की वाइफ ने बाद में अपने 10 साल के बेटे को दूसरों के पास छोड़कर सुसाइड कर ली। एक अच्छा फैमिली ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन असली क्रिमिनल जोंग शुएली दुनिया की परवाह किए बिना अपने जीवन का आनंद ले रही थी। उसने उस ओल्ड पर्सन का उपहास किया। उसने सोचा कि मरने से, अपनी इनोसेंस प्रूव करने से मुझ पर असर पड़ेगा। यह कितना रिडिकुलस है। उसके दोस्तों ने भी इस पर कंसेंट जताई। इसके अलावा वह पहले से ही ओल्ड था। देर सबेर वह वैसे भी मर जाता। पहले मरने से सिर्फ दफनाने का खर्च बचेगा। जोंग शुएली को कोई रिग्रेट नहीं हुआ, यह जानते हुए कि जो कुछ भी हुआ वह उसके फादर पैसे से इसे हैंडल कर सकते थे। अच्छा है कि वह मर गया, कोई एविडेंस नहीं बचा। जीवन अनमोल है, मौत की तलाश क्यों? उसने ब्रूटली कहा। स्यूलाई, जिसने इंसिडेंटली सब कुछ सुन लिया था, उसे गुस्से का बूम फील हुआ। जोंग शुएली, तुम शायद कभी नहीं मर सकते हैं। प्रेजेंट में वापस आकर उसने सोचा कि उसका पीछा करो। मैं उसका पीछा क्यों करूंगा? न केवल मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे उसके क्राइम्स की पनिशमेंट भी दिलवाऊंगा। शाओनिंग ने शुलाई के चेहरे पर गुस्सा देखा। वह डर गई। शुलाई ने उसकी रिएक्शन देखकर कहा,
मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम मानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता। और तुम्हें लगता है कि मैंने अपना अटेंशन किसी दूसरी वुमन की ओर मोड़ लिया है, इसलिए तुम मुझसे वरीड और सार्कास्टिक हो। फिर उसने उससे पूछा कि फाइनेंस इंडस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, क्या तुम्हें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शाओनिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, डेफिनेटली मुझे पता है कि ये क्लास की बेसिक नॉलेज है। विजनरी विजन और लगातार दृढ़ता। सायुलाई ने हंसा और कहा, यह गलत है, लिक्विडिटी के बिना लिक्विडिटी फंड है। कैपिटल मार्केट कोलैप्स हो गया। उसने फाइनेंशियल मैजिशियन की एक्सप्लेनेशन जारी रखी, जिनसे आप फ्यूचर में मिलेंगे। उनकी सफलता काफी हद तक रिस्क मैनेजमेंट और उनकी लिक्विडिटी के एडेप्टेशन पर डिपेंड करती है, चाहे वह स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स हो। प्रिंसिपल वही है जो उसने कहा था। शाओनिंग ने खुद को अपने वर्ड्स में खोया हुआ पाया कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है। उसने सोचा, लेकिन साथ ही यह बहुत मायने रखता है। स्यूलाई ने उसे सलाह दी कि सिर्फ बुक्स में अपना सिर घुसाने से आप एक बुकवर्म बन जाएंगे। आपको अधिक सीरियस चीजों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। शाओनिंग कंफ्यूजन में थी कि क्या वह सीरियस है, वह किस बारे में बात कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह उसे नीचे देख रहा था, लेकिन गहराई से वह जानती थी कि उसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इससे पहले कि वह एक्सप्लेनेशन मांग सके, वह उसके सामने से गायब हो गया। वह गुस्से में चिल्लाई, स्यूलाई, मुझे लेक्चर दिया गया और मैंने जवाब भी नहीं दिया। उसने सोचा कि उसका दिमाग 1000 तरीकों से दौड़ रहा है। वह अगली बार डेफिनेटली जवाब दे सकती थी। इस बीच बाहर सायुलाई सोच रही थी कि स्यांशी यूमी माँ शाओनिंग कुछ खास नहीं है। मुझे अपने पिछले जीवन में कैसे पता नहीं चला कि माँ शाओनिंग इतना शैलो था। जैसे ही उसने अतीत को याद किया, उसे याद आया कि शाओनिंग की दोस्त ने एक बार उससे कहा था, मुझे लगता है कि श्यूलाई तुम्हें वाकई पसंद करती है। वह एक ऑनेस्ट आदमी लगता है। तुम उस पर विचार क्यों नहीं करती? लोग अक्सर कहते हैं कि एक ऑनेस्ट पर्सन से शादी करना एक अच्छा ऑप्शन है। ये प्रूव करता है कि ऑनेस्ट लोगों को अभी भी मैरिज मार्केट में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हालांकि शाओनिंग ने अपनी दोस्त से कहा कि मेरी तुलना किसी भी रैंडम गाय से मत करो, लेकिन अगर वह मेरे पीछे जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अगर वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकती। अपने पिछले जीवन की सायुले को एहसास हुआ कि एक सेंट होने के नाते उसका अप्रोच बहुत नैरो था। वह शाओनिंग की थोड़ी सी भी काइंडनेस से मोहित हो गया था। वह उसके प्रति पूरी तरह से मोहित था। कौन जानता है कि उसने कितना समय बर्बाद किया। उसने जोंगमिंग को बताया कि स्कूल ब्यूटी ने मेरी तरफ देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे बारे में अपनी राय बदलने लगी है? लेकिन अब जब वह उन चीजों को याद करता है तो उसे डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं लगता, क्योंकि स्याओनिंग की नजर में वह सिर्फ एक लिकिंग डॉग था। लेकिन इस जीवन में उसने संकल्प लिया कि मैं अपना समय चेरिश कर रखूंगा, और केवल हंसी का पात्र बनने के लिए। इतनी मेहनत करने के बजाय एक पुशर नहीं बनकर शुरू करूंगा। स्ट्रांग और इनएलिजिबल बनना बेहतर है। डेटिंग करने से बेहतर है बिजनेस बनाना। यांग फेलोंग के रूप का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। फिर भी कई लोग उसे ड्रैगन डैड कहकर उसका पीछा करते थे, और ब्यूटीज हमेशा उसके चारों ओर रहती थीं। अपीयरेंस, इनहेरेंट डिफेक्ट्स या लो स्टेटस, उनका क्या इंपॉर्टेंस है? जब पावर और स्ट्रेंथ आपके भीतर इकट्ठा होती है तो ये सभी चीजें आपकी कैपेसिटी को दिखाने वाली डेकोरेशन बन जाती हैं। फेक सोशल गेम्स को रिजेक्ट करना और वेल्थ और पावर की खोज पर कॉन्सेंट्रेट करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिलेगा, जिसकी मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी, जो केवल ड्रीम डे के रूप में ही हो सकता है। मैं इसे इस जीवन में प्राप्त करूंगा। कुछ मोमेंट बाद बॉयज हॉस्टल में जोंगमिंग ने स्यूलाई को आज रात खेल देखने के लिए अपने घर पर इनवाइट किया, यह मेंशन करते हुए कि उसके पेरेंट्स एक बिजनेस डिनर के लिए बाहर गए हैं, इसलिए वे पूरी रात खेल देख सकते हैं। ज्यूलाई को याद आया कि आज जापान और क्रोएशिया के बीच वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज मैच था। जापान बुरी तरह हार गया और आगे बढ़ने में फेल रहता है। स्यूलाई ने जोंगमिंग से कहा, मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने आज अपने लिए जो स्टडी प्लान बनाई थी उसे पूरा नहीं किया है। उसने खुद से सोचा, यह खेल जो मैंने अपने पिछले जीवन में सैकड़ों बार देखा है, यह मेरी प्लान्स पर प्रोग्रेस करने से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? समय किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे प्रोग्रेस करना शुरू करना होगा। फेलोंग टेक को सेव करना और पहला कदम हासिल करना होगा। जोंगमिंग ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सीरियस हो? यह वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप जो हर 4 साल में एक बार होता है, और तुम नहीं देख रहे हो। तुम वास्तव में बहुत अधिक स्टडी करने से किताबी कीड़ा नहीं बन गए हो। क्या अब तुम एक आइडियल स्टूडेंट होने का नाटक नहीं कर रहे हो? स्यूलाई ने उत्तर दिया,
मुझे रिजल्ट जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही जानता हूं कि कौन जीतने वाला है। जोंगमिंग ने उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर ब्लफ करने का आरोप लगाया और पूछा, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? स्यूलाई ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मुझे डर नहीं है। जोंगमिंग ने प्रपोजल दिया कि जो भी हारेगा वह विनर के अंडरवेयर और बदबूदार सॉक्स धोएगा। और वैसे मेरे पास मेरे मैट्रेस के नीचे सॉक्स जमा है, बस तुम्हारे धोने का इंतजार कर रहा हूं। श्यूलाई मुस्कुराई और कहा, कोई समस्या नहीं है। हालांकि जोंगमिंग, तुम्हें सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि हॉस्टल में सोय सॉस की हल्की गंध क्यों थी। पता चला कि यह तुम्हारे सॉक्स हैं। जोंगमिंग हंसते हुए कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि ब्राजील निश्चित रूप से जीतेगा। इस बार वे एक ट्रेडिशनल फुटबॉल पावर हाउस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्यूलाई ने जवाब दिया, मैं शर्त लगाता हूं कि फ्रांस ब्राजील को 30-0 से हरा देगा और जापान आज रात एक भी गोल किए बिना हार जाएगा। यह सुनकर जोंगमिंग ने कहा, क्या तुम इंटेंशनली बकवास कर रहे हैं? आप वास्तव में मेरे अंडरवेयर और सॉक्स धोना चाहते हैं, जो साबुन की एक बार उठाने से गे नहीं बन जाते? ठीक है दोस्त, मैं सीधा हूं। अब शूलाई गुस्से में जवाब दिया, यहां से दफा हो जाओ। मैं अपने सॉक्स नहीं धोऊंगा, मैं बस आपके द्वारा उन्हें मेरे लिए धोने का इंतजार करूंगा। कुछ मिनट बाद वापस लड़के के हॉस्टल में जोंगमिंग हंसने लगा और शूलाई से कहा, मैं डेफिनेटली जीतने जा रहा हूं, और बोला, डरने की कोई बात नहीं है। जिस पर उसने पूछा, क्या आपने मेंशन नहीं किया कि फॉरेन कंट्रीज में गैम्बलिंग इंडस्ट्री कितना प्रॉस्परस है? कौन जानता है कि वर्ल्ड कप के कारण कितने लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं? जोंगमिंग ने आश्चर्य एक्सप्रेस किया कि वे हमारे देश में गैम्बलिंग कब परमिशन देंगे। मैं भी रातों रात अमीर बनना चाहता हूं। अगर मैं फॉरेन में होता तो मैं डेफिनेटली गैम्बलिंग गॉड होता। श्यूलाई, जो वास्तव में इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्हें याद आया कि उनके पिछले जीवन में वह एक हार्डकोर फुटबॉल फैन थे। वह सभी पिछले टूर्नामेंट्स के स्कोर और रिजल्ट्स को दिल से याद कर सकते थे। रिजल्ट का अनुमान लगाना उनके लिए केक का एक टुकड़ा जैसा था। उन्होंने याद किया कि 2001 में एक फुटबॉल लॉटरी को डोमेस्टिक लेवल पर एक आदर्श परिदृश्य में पेश किया गया था। यह वास्तव में किसी को भी रातों रात अमीर बना सकता था। हालांकि रीबर्थ जितना अच्छा लग सकता है, बटरफ्लाई इफेक्ट एक भयानक चीज है। कौन जानता है कि एक बटरफ्लाई अपने विंग फड़फड़ाने से टॉर्नेडो पैदा कर सकती है। इसके अलावा उसे जल्दी से यह पता लगाने की जरूरत थी कि उसके पिछले जीवन में वे गोल्डन लाइट्स क्या थीं। उसकी डेस्टिनी बहुत खराब थी। भले ही सब कुछ ठीक था, वह हमेशा एक चाल से पीछे रह जाता था। वह सोचता था कि क्या होगा अगर इस लाइफ में मेरा सारा लक सिर्फ पुनर्जन्म लेने के लिए खर्च हो जाए। अगर मैं 2 या 3 बार जीतने के बाद फोरसाइट का लाभ खो दूं, तो क्या यह अभी के लिए लॉस नहीं होगा? उसे एहसास हुआ कि उसे टाइमलाइन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। घटनाओं को वैसे ही होने देना चाहिए जैसे वे मूल रूप से हुई थीं, और कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। उसने जोंगमिंग से कहा, गैम्बलिंग सिर्फ गैम्बलिंग है। यह बहुत जोखिम भरा है और ऐसा कुछ नहीं है जिसे छुआ जाए। ड्रीम्स ब्यूटीफुल हैं, लेकिन रियलिटी व्यवहार में हार्श है। यह जीत और हार का सही अनुमान लगाने जितना ईजी नहीं है। आप केवल उन लोगों को देखते हैं जो रातों रात अमीर बन जाते हैं, ग्लैमरस दिखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं जो सब कुछ खो देते हैं और गरीबी में एंड होते हैं हमारे जैसे ऑर्डिनरी पीपल के लिए। जोंगमिंग को सलाह दी बिना किसी समर्थन या कनेक्शन के 1 या 2 बार जीतना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप हर बार जीतते रहें तो क्या लोगों को कुछ गड़बड़ का संदेह नहीं होगा? क्या होगा अगर वे इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको अरेस्ट कर लें? कौन जानता है कि कौन सा बड़ा शख्स जाकर आपको बाहर निकाल सकता है? हो सकता है कि आपका किडनैपिंग कर लिया जाए और आपको समुद्र में फेंक दिया जाए, यह भी न जानते हुए कि आपने किस बिग शॉट को ऑफेंड किया है। भले ही आपको वायलेंट सिक्योरिटी के कुछ साधनों के बिना सौभाग्य से उतना पैसा मिल जाए, हो सकता है कि अगले दिन आपका गला काट दिया जाए। आपके फैमिली को लोगों ने मार डाला। पैसा है, लेकिन इसे खर्च करने के लिए कोई लाइफ नहीं है। यह सुनकर जोंगमिंग वास्तव में डर गया। उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। उसने शुलाई से कहा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतना कुछ जानती हो। शुलाई ने बुधा की तरह अपने उपदेश दिए। शुलाई ने जोंगमिंग की ओर मुड़ा और कहा, मेरे दोस्त, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और ड्रग्स की बात ना कहो। एक पॉजिटिव यूथ बनोगे, मुझसे प्रॉमिस करो। शुलाई ने जो कहा उसे सुनने के बाद जोंगमिंग की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने कहा, मैं एक नेक इंसान की तरह महसूस कर रहा हूं। फिर उसने श्यूलाई से पूछा, क्या तुम्हारे साथ वास्तव में कुछ हुआ है? तुम्हारे विचार हाल ही में इतने इंटेंस हो गए हैं। तुम कुछ अजीब लग रही हो, जैसे तुम कुछ छुपा रही हो।
इतनी बिजी दिख रही हो। जोंगमिंग हंसे और कहा, क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो, या ऐसा है कि एक सिंप के रूप में तुम्हारे पास कोई किस्मत नहीं है? स्यूलाई ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने अभी अभी महसूस किया है कि लव प्रेशियस है, लेकिन समय और भी अधिक वैल्यूएबल है। हमेशा एडिशनल इनकम के बारे में सोचने के बजाय सॉलिड वर्क पर कॉन्सेंट्रेट करें और खुद को बेहतर बनाएं। वेल्थ जीवन भर आपका साथ नहीं दे सकता, लेकिन स्किल दे सकता है। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? जोंगमिंग ने अनॉइंगली जवाब दिया, मेरे फादर को तुम्हें यह टॉक्सिक पॉजिटिविटी टू फीड करने देना बंद करो। फिर कुछ समय बाद जोंगमिंग ने फिर पूछा, क्या तुम सच में वर्ल्ड कप देखने नहीं आ रही हो? मैंने पहले से ही मूंगफली और बियर खरीद ली थी। लेकिन एक बार फिर स्यूलाई ने उससे कहा कि वह वर्ल्ड कप को देखने नहीं जा रहा है। इसलिए डिटर्मिन जोंगमिंग ने कहा कि वह सिर्फ स्टबर्न है। कौन सा आदमी वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट नहीं रखेगा? यह वर्ल्ड कप है। हालांकि एक क्लोज फ्रेंड के रूप में जोंगमिंग यह महसूस नहीं कर सका कि स्यूलाई के फैमिली में कुछ हुआ होगा। स्यूलाई शायद मुझसे पैसे मांगने में बहुत शर्मिंदा है, जोंगमिंग ने सोचा, और शायद पार्ट टाइम जॉब करने के लिए रात में बाहर निकल रहा है। मैं उसके साथ समझदार दोस्त बनूंगा और उसे एक्सपोज नहीं करूंगा। फिर उसने जुलाई से पूछा कि अगर कुछ गलत है तो आप बोल सकते हैं। अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए वहां प्रेजेंट रहूंगा। स्यूलाई ने उसे आश्वस्त किया कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद कि सब कुछ ठीक है, जोंगमिंग मैच देखने के लिए अपने घर की ओर चल दिया। स्यूलाई ने मुस्कुराते हुए सोचा कि अगर मेरे पास्ट लाइफ में जोंगमिंग अपने फैमिली के बैंक्रप्सी के कारण गायब नहीं हुए होते तो जब मैं बैंक्रप्ट हो गया था तो वह शायद मेरी मदद करने वाला एकमात्र पर्सन होता। जोंगमिंग दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा ब्रदर। फिर स्यूलाई ने निर्णय लिया कि इस जीवन में वह अच्छे लोगों को पुरस्कृत हुए बिना नहीं जाने देगा। बाद में कंप्यूटर लैब में स्यूलाई अपने मिशन को पूरा करने के लिए कॉलेज के कंप्यूटर्स का यूज कर रहा था। वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा था जो क्लियर स्ट्रक्चर और बिना किसी रिडंडेंसी के साथ इनोवेशन और रीडेबिलिटी को बैलेंस करता था। यह डेफिनेटली इस ईरा के लिए डिजाइन किया गया एक अमेजिंग प्रोग्राम था। उसने खुद से सोचा कि हार्ड वर्क का फल मिलता है। यह यूजलेस नहीं था कि मैं क्लास के तुरंत बाद कंप्यूटर लैब में गया था। अल्टीमेटली एक सैटिस्फैक्टरी फर्स्ट जनरेशन का ई कॉमर्स प्रोग्राम पूरा किया। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि इस ईरा के कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना इतना उदासीन महसूस कराएगा। उसने उस प्रोग्राम वाली सीडी को पकड़ लिया, ये सोचकर कि जब यांग फेलोंग सीडी देखेगा तो वह शायद घुटनों के बल बैठ जाएगा और मुझे डैड कहेगा। कुछ मोमेंट बाद हॉलवे में श्यूलाई ने जोंग श्वेली को मिस्टर लिन के साथ देखा। जोंग श्वेली ने उसके चेहरे पर चूमने के निशान बना रखे थे। उसे यह देखा कि उसके लिए कुछ करने के लिए कह रहा था। यह देखकर श्यूलाई ने उस कॉन्स्पिरेटर नजर से सोचा कि वह कुछ अच्छा नहीं करने वाली होगी। जोंग श्वेली शायद अच्छे ग्रेड पाने के लिए मिस्टर लिन के साथ कुछ कर रही है। उसने सोचना जारी रखा कि यह एक और विक्टिम है। वह शायद अपने बनाए गए कुछ लीवरेज का यूज अपने अनस्पीकेबल गोल को अचीव करने के लिए कर रही है। अगर मैं खोई हुई अपने पिछले जीवन की मेमोराइज को याद करूं तो मैंने गलती से दो लड़कियों के बीच बातचीत सुन ली थी। उनमें से एक ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुमको लगता है कि प्रोफेसर गुओ के साथ जो हुआ वह सच है? उनका अंत इतना दुखद रहा। अगर यह झूठ है तो जोंग श्वेली को इससे क्या लाभ हुआ? उसके पास सब कुछ है, वह अपनी प्रेस्टीज क्यों खराब करेगी? उसके दोस्त ने जवाब दिया कि इसके बाद क्या प्रेस्टीज, वह अभी भी अपनी प्योर और इनोसेंट इमेज बनाए हुए है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। स्कूल में बहुत सारे अमीर और पावरफुल लोग हैं, लेकिन वह अकेली है जिसे हमेशा सबसे अच्छे अवसर मिलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? एक्साइटेड होकर पहली लड़की ने पूछा कि क्या हो रहा है। दूसरी लड़की ने समझाया, मेरे एक रूममेट ने मुझे बताया कि जांग श्वेली अक्सर पूरी रात बाहर रहती है। उसके कई टीचर्स और स्कूल के लीडर्स के साथ अनक्लियर रिलेशनशिप हैं। प्रोफेसर गुओ जैसा कोई पर्सन जो अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ा रहता है और कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार करता है, वह एक बिल्डिंग से कूद गया जो उसका अपोज नहीं कर सका। उसे बार बार धमकाया जाता है और उसके लिए शेडी चीजें करने के लिए मजबूर किया जाता है। तुम जानते हैं कि वांगजुआग ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसने जोंग श्वेली को ऑफेंड कर दिया था और अब वह स्कूल में नहीं रह सकती थी। फिर उसकी सहेली ने पूछा, लेकिन वे टीचर सिर्फ उसकी बात क्यों सुनते हैं? लड़की ने जवाब दिया कि वे और क्या कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट के रिलेशन सेंसिटिव होते हैं और उनमें से कई के फैमिली होते हैं। अगर वे अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो उन्हें इसे सहना होगा। साथ ही वह हमेशा अपनी फ्लर्टिंग का एविडेंस रखती है।
गुलाबी बालों वाली लड़की गुस्सा हो गई और कहा, इतने सारे लोगों के साथ आश्चर्य हुआ कि किसी ने उसकी ट्रू नेचर को एक्सपोज क्यों नहीं किया। उस लड़की ने जवाब दिया कि उसके तरीकों से कौन हिम्मत करता है। आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि उसने आपको कैसे बर्बाद कर दिया। उसने अभी अभी प्रोफेसर गुओ को खत्म कर दिया। तभी अचानक दोनों ने स्यूलाई को देखा, जो पीछे से उनकी बातचीत सुन रहा था। उसे देखते ही उन्होंने तुरंत बात करना बंद कर दिया और जाने लगे, लेकिन स्यूलाई ने गुस्सा होकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हैं। ऑरेंज बालों वाली लड़की क्लियरली डरी हुई थी। उससे कहा कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने इसे किसी और से सुना है। यह सच नहीं भी हो सकता है। स्यूलाई को सरप्राइज हुआ कि क्या उस मेल टीचर को भी जोंगशुएली द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि उसके जैसा कोई पर्सन हनी ट्रैप के कैंपस एडिशन को खेलने के लिए सेड्यूस और अनरिटन रूल्स का सपोर्ट लेगा। स्यूलाई ने खुद पर मुस्कुराते हुए सोचा कि उसे अभी के लिए कंप्लेसेंट रहने दो। जो लोग महान चीजें हासिल करते हैं उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए और डिफिकल्टीज को सहना चाहिए। लेकिन अब मेरा एकमात्र टारगेट यांग फेलोंग को हराना है। मैं उस पर अतिरिक्त एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकता, या मैं ग्लू की तरह फंस जाऊंगा। प्रेशियस समय बर्बाद कर रहा हूं, जिसे अपॉर्चुनिटीज को लपकने में खर्च किया जा सकता था। फिर उसने जोंगशुएली के बारे में खुद से सोचा, बस रुको, तुमने प्रोफेसर गुओ को मौत के घाट उतारने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन एक दिन तुम उसी पैसे की वजह से अबिस में गिर जाओगे। मैं वह पर्सन हूं जो तुम्हारे लिए उस अबिस का निर्माण करूंगा। जैसे ही जोंगशुएली वहां से चला गया, श्यूलाई कंप्यूटर लैब से बाहर आई और जोंगशुएली के बारे में विचारों में खो गई। वह अपने आसपास ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक वह एक ब्यूटीफुल लड़की से टकराया जो बुक्स का ढेर उठाए हुए थी। लड़की जमीन पर गिर गई और उसकी सारी किताबें बिखरी हुई थीं। श्यूलाई ने जल्दी से माफी मांगी और उन्हें उठाने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि ब्यूटीफुल लड़की ने पोलाइटनेस से मना कर दिया और कहा कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर सकती हूं। जैसे ही वह मदद करने के लिए नीचे झुका, उनके हाथ गलती से टच हो गए। वह शर्मा गई और जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। थोड़ा शर्मीला लग रहा था। श्यूलाई ने फिर से माफी मांगी, यह समझाते हुए कि वह डीप थॉट्स में खो गया था और वह ध्यान नहीं दे रहा था कि वह कहां जा रहा था। लड़की ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं थोड़ी जल्दी में थी। साथ ही श्यूलाई ने करीब से देखा। उसने अचानक उसे पहचान लिया कि यह लियाओ कैक्सीन है। वह अपने पास्ट लाइफ में वह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई थी और श्यूलाई का आइडियल भी थी। वह एक डार्क हॉर्स के रूप में लिटरेरी वर्ल्ड में आई थी। उसके पहले नॉवल की 1 मिलियन से अधिक कॉपीज बिकी थी। वह अर्बन यूथ के बारे में अपने राइटिंग के लिए फेमस थीं और उनके काम रोमांस से परे जीवन की खोज करते थे, गहरे विषयों को छूते थे। उनका राइटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और कुछ ही स्ट्रोक के साथ वह कैरेक्टर्स को जीवंत कर देती थीं, उन्हें कनेक्टेड और रेजोनेट करती थीं। जब श्यूलाई को पता चला कि उसका आइडियल अब उसका स्कूलमेट था, तो उसने बिना सोचे समझे प्राउड और रिस्पेक्ट महसूस किया। उसने एक्साइटमेंट से लियाओ कैक्सिन को पुकारा। वह चौंक गया। लियोन ने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया था, श्यूलाई ने जल्दी से बहाना बनाया कि मैंने स्कूल जर्नल में आपके कुछ आर्टिकल देखे थे। उसके काम की प्रशंसा करना शुरू कर दिया और कहा, आप ऐसे वर्ड्स के साथ लिखते हैं जो जेम्स की तरह चमकते हैं। लेकिन अपने मन में वह सोच रहा था कि अपने आइडियल से मिलने के बाद एक्साइटेड होने से कौन रोक सकता है, खासकर उनके यूथ वर्जन से। उसने कहा, मैं एक बार एक स्कूल प्रोग्राम में गया था और आपको मंच पर अवार्ड पाते हुए देखा था। इसी तरह मैं आपको याद करता हूं। जुलाई ने सोचा कि उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनेशन काम करेगा, लेकिन लियो कैक्सीन बिना किसी डाउट के उसके एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर शर्मा गई। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, जुलाई को याद आया कि कैसे अतीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोग्राफ्स में वह प्रेस्टीजियस और एलिगेंट दिखाई देती थी। अब अपने यंग लुक को देखा, वह कितनी शाय और क्यूटी लग रही थी। अपनी यंग एज में अपने आइडियल से मिलना एक ऐसा गिफ्ट है। उसने सोचा कि एक फैन होने के नाते हैप्पी और इमोशनल दोनों महसूस करना कभी भी समय की बर्बादी नहीं है। फिर उसने पूछा कि आप इन सभी बुक्स को कहां ले जा रहे हैं? मैं उन्हें ले जाने में आपकी मदद कर सकता हूं। लियाओ कैक्सिन अभी भी थोड़ा घबराते हुए मुस्कुराया और जवाब दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ले जा सकता हूं। लियाओ कैक्सिन के हाव भाव देखकर श्यूलाई ने तुरंत क्लियर किया कि मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बुक्स को गिराने और आपका समय बर्बाद करने की भरपाई करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपका नंबर 1 फैन हूं और जब मैं अपने आइडियल से मिलता हूं तो मैं और अधिक बातचीत करने की इच्छा रखता हूं। लेकिन मुझे अजीब मत समझिए,
हालांकि शुलाई अपने पिछले जीवन को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। उसका नंबर 1 फैन होने के नाते उसे जानने का कभी मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वह ट्रेजिकली डिप्रेशन के कारण सुइसाइड कर ले, उसका बिखरा हुआ फैमिली उसकी डेथ का मेन रीजन था। उसने एक न्यूज आर्टिकल को क्लियरली याद किया। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि लियाओ कैक्सन ने घर में सुइसाइड कर ली। उसके गले में कपड़ा लिपटा हुआ मिला। आर्टिकल में सवाल किया गया था कि क्या यह ह्यूमन नेचर का डिस्टॉर्शन है या ये डिप्रेशन का रिजल्ट है। जब जर्नलिस्ट्स ने उसके पेरेंट्स से ट्रेजेडी के बारे में पूछा तो उन्होंने कोल्ड मैनर से जवाब दिया कि डिप्रेशन किस प्रकार की बीमारी है, यह सिर्फ अति सेंसिटिव होना है, चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करना है। हमने उसे इस एज तक बड़ा किया है, इसलिए उससे पैसे और उसकी बुक्स के कॉपीराइट और रॉयल्टी मांगने में क्या गलत है। हम एक भी सेंट नहीं छोड़ेंगे अगर वह अपना लाइफ एंड करना चाहती थी तो। ये हमारी गलती कैसे है? अगर वह हमें पैसे दिए बिना मर जाती है तो ये अनुचित है। यह वास्तव में निराशाजनक है। उसके छोटे भाई के रूप में मैं अभी भी उसके सपोर्ट की वेट कर रहा हूं। वह बहुत सेल्फिश है। लड़कियां अपने फैमिलीज में कंट्रीब्यूशन देने के लिए पैदा होती हैं। वर्तमान में लियाओ कैक्सन ने स्यूलाई को अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बुक्स ले जाने में मदद करने के लिए सहमति एक्सप्रेस की। जुलाइल ने हैप्पीली कहा कि क्लासमेट लियाओ, प्लीज आगे बढ़ो। हालांकि वह डीपली जानता था कि लियाओ कैक्सिन एक सेंसिटिव लड़की थी जो इस जीवन में आसानी से गिल्टी महसूस करती थी। उसने खुद से वादा किया कि मैं उसके फैमिली को फिर से उसके साथ मैनिपुलेट नहीं करने दूंगा। इसके अलावा वह जानता था कि वह फ्यूचर में एक टॉप टियर ऑथर बनने जा रही थी। फ्यूचर के बिग शॉट को जल्दी से जानना बेनिफिशियल है और कोई नुकसान नहीं। सफल लोग न केवल हर अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हैं बल्कि बाद में नेटवर्क और रिसोर्सेज भी बनाते हैं। जब वे कैंपस में जाते, स्यूलाई ने सहजता से कहा कि आप जानते हैं कि आप मुझे मेरे एक कजन सिस्टर की याद दिलाते हैं जो मेरे होम टाउन में है। आप दोनों को लिखना पसंद है और बहुत टैलेंटेड भी हैं। अगर मुझे सही याद है तो उसने वहां एक राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। पर वो तुम्हारी तरह लकी नहीं थी और उसका एक छोटा भाई था और उसका फैमिली लड़कों को प्रेफरेंस देता था, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब वो एक फैक्ट्री में काम करती है और उसके ड्रीम्स चकनाचूर हो गए और उसने मन में सोचा कि मुझे लगता है कि उसे इतना बताना ठीक होना चाहिए। लेकिन यह सुनकर लियाओ कैक्सिन के हाव भाव उदास हो गए। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसने साइलेंटली एक्सेप्ट किया कि मेरा भी एक छोटा भाई है और मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा उसे प्रेफरेंस देते हैं। लियाओ कैक्सिन की आंखों में आंसू देखकर शुलाई ने तुरंत माफी मांगी। उसे दुखी करने के लिए खुद को दोषी महसूस किया। मुझे माफ करें, मेरा तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं था। मेरी कजन सिस्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि उसे अपने ड्रीम्स के लिए अधिक फाइट न करने का पछतावा है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें लिखते रहना चाहिए। एक दिन तुम अपने काम की वजह से फेमस हो जाओगी। ये उसके ड्रीम्स को पूरा करने जैसा होगा। अंदर स्यूलाई ने अपने पिछले जीवन से जो कुछ भी जाना था उस पर विचार किया। लियाओ कैक्सिन ने एक्सेसिव वर्क किया था, प्रैक्टिकली अपने फैमिली की स्लेव थी, लगातार उनका सपोर्ट कर रही थी जबकि वे उसकी सक्सेस का फायदा उठा रहे थे। उसका बिग ब्रेक तब आया था जब उसका ऑथर करियर उड़ान भरने वाला था। उसने याद किया कि कैसे उसके मैनेजर ने एक कैफे में उससे एक्साइटमेंट से पूछा था, लियाओ कैक्सिन, क्या आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं? हमारे एडिटर आप पर बहुत भरोसा करते हैं। आपका स्केड्यूल टाइट है, लेकिन हमें जनवरी के अंत तक इसकी जरूरत है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो आपके पास फ्यूचर में प्रमोशन के लिए बहुत सारे मौके होंगे। साथ ही हम आपको प्रोजेक्ट के लिए 20% एडवांस पेमेंट करेंगे। एडिटोरियल में उसके मैनेजर ने उसे कॉन्फिडेंट किया कि यह एक दुर्लभ अवसर था। आप हमेशा दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस तरह के मौके कम ही होते हैं। हालांकि जब उसने अपने फैमिली को बताया कि वह राइटिंग पर कंसंट्रेट करने के लिए अपनी रेगुलर जॉब छोड़ना चाहती है, तो वे ये सुन के गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे डांटा और कहा कि हमने तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए इतनी मेहनत की और हमें इससे क्या मिला? वह बिजी जॉब तुम्हें मुश्किल से 3,000 युआन मासिक देती है और तुम उसमें से हमें केवल 1,000 देती हो। तुम्हारे लिए उस ओल्ड मैन जांग से शादी करना बेहतर होगा। मिसेस जांग बनने से जीवन आसान हो जाएगा। तुम्हें बस उसके साथ हर दिन कार्ड प्ले करना होगा। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम फैमिली को पैसे भेजने में एबल हो जाओगी। भले ही लियाओ कैक्सिन ने कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की थी, उसके फैमिली ने उसे एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं माना। उसके भाई ने अपना पैसा बर्बाद कर दिया था और शादी करने वाला था, और वे उसे अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के रूप में देखते थे। फ्रस्ट्रेशन में
उसके फैमिली ने उसकी शादी एक ओल्ड नेबर से कर देगी ताकि उसका पैसा के बोझ तले उनकी डिमांड्स दब जाए। इस वजह से उसने नौकरी छोड़ने का विचार छोड़ दिया। उसके पास काफी समय तक लिखने का समय नहीं था और वह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। जिस ऑथर ने उस प्रोजेक्ट पर उसकी जगह ली, वह एक फेमस यंग राइटर बन गया। लिटरेचर की दुनिया में एक नया शाइनिंग स्टार बना। वह अक्सर घर जाते समय इस ऑथर के पोस्टर देखती थी, जिस पर ऐसे टाइटल एंगेज्ड होते थे जैसे एक न्यू स्टार उभर रहा हो और कई लिटरेरी अवार्ड्स का विनर हो। वह खुद को उनके प्लेस पर होने की इमेजिन करने से रोक नहीं पाती थी। सोचती थी कि इसके बजाय क्या हो सकता था। उसने अपने दिन एक यूजलेस जॉब में ओवरटाइम काम करके बिताए, जिसमें कम सैलरी था। जो भी पैसा वह कमाती थी, वह उतनी ही तेजी से गायब हो जाता था जितनी तेजी से वह आता था, क्योंकि उसे अपना रेंट चुकाने के बाद सारा पैसा अपने परिवार को भेजना पड़ता था। उसके पास खुद के लिए बेयरली कुछ बचा था। एक ग्रेट लेखक बनने का सपना और दूर होता जा रहा था। लियाओ कैक्सन हमेशा घर पैसा भेजती थी, इस डर से कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी माँ उसे फिर से डांटेगी। अगर उसने सफिशिएंट नहीं भेजा तो कंप्लेंट्स का कोई अंत नहीं होगा। इन सर्कमस्टेंसेस में वह एक डीप डिप्रेशन में चली गई। लेकिन लकीली राइटिंग ही उसका एकमात्र रास्ता बन गया। हालांकि उसके जीवन में देर हो चुकी थी, वह खुद के लिए एक नाम बनाने में सक्सेसफुल रही और एक उभरती हुई राइटर के रूप में उभरी। हालांकि उसकी सक्सेस लॉन्ग टाइम तक नहीं रही। अच्छा पैसा कमाने के बावजूद उसके पेरेंट्स हमेशा उसे छीनने के तरीके ढूंढते थे। उसकी माँ उसे थ्रेट देती थी कि अगर तुमने अपने ब्रदर के लिए एक कार या घर नहीं खरीदा तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। इतना ही नहीं, उसकी माँ यह भी थ्रेट देती थी कि वह सभी को बता देगी कि वह अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर रही है। उसका ब्रदर अब उसकी अर्निंग्स के सेफ्टी नेट के साथ गैम्बलिंग का आदी हो गया और भी अधिक केयरलेस हो गई। उसकी माँ ने उससे पैसे मांगने के लिए नए बहाने ढूंढना जारी रखा। एक बार उसने लियाओ कैक्सन से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो, लेकिन तुम्हें हमें 2 दिनों के भीतर 2 मिलियन देने की जरूरत है। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है। तुमने एडेप्टेशन के लिए अपनी न्यू बुक के राइट बेच दिए हैं। इतने सारे प्रेशर का फेस करते हुए लियाओ कैक्सन ने कई बार अपने फैमिली से रिलेशंस तोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन हर बार जब उसने कोशिश की तो उसकी माँ फटे पुराने कपड़े पहने उसके वर्क प्लेस पर आ जाती और जोर से अनाउंस करती कि मैं लियाओ कैक्सन की माँ हूं, मैं बस अपनी बेटी को देखना चाहती हूं। क्या आप जानते हैं कि वह एक लग्जूरियस घर में रहती है, जबकि उसका फैमिली भूख में रहता है? क्या आपको लगता है कि यह सही है? उसके आसपास के लोग और कॉलीग जो लियाओ कैक्सन को उसकी बुक्स के कैरेक्टर्स की तरह काइंड और स्ट्रॉन्ग के रूप में देखते थे, वे सोचने लगे कि क्या वह अपने पेरेंट्स की इग्नोर कर रही थी। साइबर बुलिंग, डेफेमेशन और अपने टॉक्सिक फैमिली से रिलेशंस तोड़ने के इनेबिलिटी ने उसके डिप्रेशन को और बदतर बना दिया। अगर यह सब नहीं होता तो वह इतनी यंग एज में नहीं मरती। स्यूलाई अपने विचारों से बाहर आया और लियाओ कैक्सन से पूछा, क्या मुझे आपका ईमेल मिल सकता है? सरप्राइज्ड, लियाओ कैक्सन ने पूछा कि आपको इसकी जरूरत क्यों है? स्यूलाई झूठ बोला और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं फ्यूचर में आपके साथ कांटेक्ट रखना चाहता हूं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो मेरे बारे में मत भूलना। इसके अलावा यह कहना अच्छा होगा कि मैं एक फेमस राइटर से बात कर सकता हूं। लियाओ कैक्सन यह सोचकर पीछे हट गया कि क्या वह वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है? क्या उसे लगता है कि मेरे पास वह सब है जो फेमस होने के लिए चाहिए? लेकिन अंदर से वह खुश थी। यह वह सपोर्ट था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। फिर उसने जल्दी से एक कागज पर अपना ईमेल लिखा और शुलाई को दे दिया और उससे कहा कि मैं सप्ताह में केवल एक बार कंप्यूटर लैब में अपना ईमेल चेक करती हूं। शुलाई जानता था कि करंट टाइम में इंटरनेट अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में है और लोग केवल ईमेल का यूज करना शुरू कर रहे थे। लेकिन लियाओ कैक्सन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके लिए एक्साइटेड होने के लिए सफिशिएंट थी। उसने मुस्कुराया और पूछा कि क्या मैं आपको दरवाजे तक छोड़ सकता हूं? गेट पर पहुंचने के बाद लियाओ कैक्सन मुस्कुराया और कहा कि आप मुझे बस लियाओ कैक्सन या कैक्सन कह सकते हैं, और उसने उसे हर चीज के लिए थैंक यू कहा। ज्यूलाई ने एक सीरियस लुक से उससे कहा कि राइटिंग कभी बंद न करें। यह जीवन तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। किसी को भी तुमको कंट्रोल करने मत करने देना और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे रीडर हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। उसकी बातें सुनकर लियाओ कैक्सन थोड़ा शर्माया और सिर हिलाया और कहा, मैं करूंगी। उसने प्रॉमिस किया। स्यूलाई ने गुड बाय कहा और उससे कहा कि उससे बाद में मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।